हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ये डील करता है विद स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ दोज डिवाइसेस जो कि करंट कंट्रोल करते हैं करंट के फ्लो को, यानी कि चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में चार्ज कैरियर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। होल्स बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को दिखाते हैं। होल्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जगह हो जाती है, यानी हमारे होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बैकबोन बनाते हैं आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। और जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है किसी भी चीज़ का, वो डिपेंड करता है उसके एनर्जी बैंड्स पे और उसकी कंडक्टिविटी पे। पहले हम एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई करा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। बेसिकली दो तरीके के एनर्जी बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पड़े होते हैं, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जो कि वैलेंस बैंड से थोड़ा सा डिफरेंस पे होता है, एनर्जी गैप पे प्रेजेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे उस एनर्जी को ओवर क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी करंट वहाँ पर इजीली फ्लो कर सकता है। अब जितना इजीली वो वहाँ पर जा पाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतने ज़्यादा वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अब जितना कम इसमें गैप होएगा उतनी इजीली वो जा पाएंगे। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप जितना कम होगा उतने वो अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अगर उनके बैंड ओवरलैप ही कर जाएं, लाइक इतने ज़्यादा पास ही हों, ओवरलैप कर जाएं, तो वो बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर होता है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर उनके बीच में गैप तो हो बट बहुत ही छोटा गैप हो जो कि इजीली क्रॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, तो हम बोलेंगे कि ये सेमी कंडक्टर्स है। अगर उसमें लार्ज एनर्जी गैप हो, यानी बहुत एनर्जी को क्रॉस करना पड़े, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कर पाएंगे, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा, इसीलिए ये इंसुलेटर्स हो जाते हैं। फिर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन कितना कंडक्ट कर सकता है, अब जो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा उसे कंडक्टर्स बोला, जो मॉडरेटली वो सेमी कंडक्टर्स जिनका बहुत ही कम कंडक्टिविटी होगी वो इंसुलेटर्स। और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की उल्टी होती है, यानी कंडक्टर्स की अगर कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी बहुत लो है, इसकी मॉडरेट होगी एंड इसकी हाई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर इफेक्ट। वो क्या होता है, हमें पता है जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है विद टेम्परेचर। हमें पता है जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है, दैट्स वाई मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। बट वो कब था, जब हम कंडक्टर्स की बात करें, जब हम पुराने चैप्टर्स में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी कम होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेमी कंडक्टर्स की बात करूँ तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो सेमी कंडक्टर्स में उनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज नहीं करती है, रेजिस्टिविटी उनकी डिक्रीज करती है, दैट इज़ वाई उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। देन आता है आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। इंट्रिंसिक वो होते हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई होती। फॉर एग्जांपल सिर्फ सिलिकॉन है या सिर्फ जर्मेनियम है जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई मैंने ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नहीं डाली है, सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो मैं बोलूँगी कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। इसकी बात करें तो ये 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी इसकी बढ़नी चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर जैसे जैसे आता है तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं बीच में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे होल जनरेट हो गया, जहाँ पे गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन और होल्स इस तरीके से मान लो बहुत सारे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना होल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको फिल करना है, यहाँ पे एक और होल जनरेट हो जाता है, उसको वो फिल करना आता है, यहाँ पे एक और होल जनरेट हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, इसी तरीके से आपकी करंट जो है वो आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही तो करंट आया।
तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का केस हो जाता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा गया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक होल जनरेट हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन भी साथ में जनरेट होगा, यानी दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स दोनों हैं। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स, हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है होल की तरफ, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं एक तरीके से होल आ रहा है इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिवली मोशन देखें, मान लो एक बोतल है, उसके अंदर पानी मैंने आधा भर रखा है, मैं बोतल को घुमा रही हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे पानी हमारा, असल में तो पानी ही मूव कर रहा है, बट ऐसा लगता भी तो ऐसे खाली जगह भी मूव कर रही है। आप करके देखना। तो यहाँ पे हम चार्ज कैरियर्स दोनों को ही मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी और होल्स को भी। इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कंडक्टिविटी का, यानी कंडक्टिविटी कितनी होगी, जितना नंबर ऑफ आपके एन, ई इज द चार्ज। अब कितनी आपकी मोबिलिटी है, कितने आपके बन रहे हैं, एन आपका टोटल नंबर ऑफ जो बन रहे हैं, नंबर डेंसिटी क्या है आपकी चार्ज कैरियर्स की, और म्यू ही आपका बेसिकली, और म्यू एच आपका मोबिलिटी, यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपके होल जो है वो कितने ज़्यादा मूव कर पा रहे हैं, वही आपका म्यू से यहाँ पे दिखा रहा है। ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स है जिनके अंदर मैंने थोड़ी सी, जिनको मैंने डॉप कर दिया है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दो तरीके के बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मेजर कैरियर्स हैं ऑफ चार्ज, और पी टाइप में मेरे होल्स जो है वो मेजर कैरियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। एन टाइप में मैंने ऐसी चीज़ों से उसे डॉप कर दिया जहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, यानी ग्रुप 15 की, जैसे कि फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। यहाँ पर क्या होगा, अब इनके पास एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्योंकि पेंटावेलेंट है ना। तो जैसे सिलिकॉन के साथ मैंने इसको डाल दिया, तो सिलिकॉन के पास 4 थे, इसके पास 5 है, तो 4 तो इसका बॉन्ड बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए वो तो हुए, वो इक्वल थे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल पेयर जनरेट हुए, वो तो हुए ही हुए, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हमारे पास 100। तो अब हम देखेंगे 110 मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्शन करा रहे हैं, और 10 मेरे पास होल पेयर्स हैं जो कि कंडक्शन करवा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी होल्स हैं। अगर ये 110 हैं तो ये 10 हैं। डोनर एटम्स जो हैं वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डोनर एटम्स यहाँ पे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ही बोल रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। इस वजह से अब जो कंडक्शन है यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला आता है कि जितने भी मेरे पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है, दैट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी जो मेरी इंट्रिंसिक के अंदर आ रही थी। इंट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन्स की थी वही होल्स की थी, तो एक ही मान लेते हैं हम उसका स्क्वायर। यानी कि अगर वहाँ पे इंट्रिंसिक में मेरे पास 10 इंटू 10 आ रही थी, तो यहाँ पर भी जो मेरी आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 100 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एन ई इंटू एन एच, वो अलग बात है। अगर एन टाइप है तो एन ई बहुत ज़्यादा होगा और एन एच बहुत कम होगा, और अगर मेरा पी टाइप है तो मेरा एन एच बहुत ज़्यादा होगा और एन ई बहुत कम होगा। ठीक है, अब पी टाइप में भी आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट, यानी जहाँ पे 3 होता है, तो इसके अंदर बेसिकली 4 आपके थे मेनली सिलिकॉन के पास। अब जब मैंने एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम ऐसे एटम्स के साथ इनको कंबाइन, ऐसी इम्प्योरिटीज़ डाल दी जब मैंने, ऐसी डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट, तो 3 ही बॉन्ड बने। इसका जो एक यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये डोनेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, बट बेसिकली यहाँ पे एक होल पेयर जनरेट, यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाता है एल्युमिनियम के पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे हम होल्स कहते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक्सेप्टर एटम्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जैसी इम्प्योरिटी है यहाँ पे जो थी, वो एक्सेप्ट कर लेगी, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता जाएगा। और वो जहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पता है क्या होगा, देखो
मान लो ये सिलिकॉन था, इसने बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे एल्युमिनियम के पास एक होल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, दूसरा कहीं से इलेक्ट्रॉन दिखेगा और तेरी होल जनरेट है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। फिर कोई और इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहाँ पे होल है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जिससे कि आपका करंट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं देखूँ करंट एन टाइप में ज़्यादा होगा या पी टाइप में, तो देखने को मिलता है कि अगर एन टाइप और पी टाइप में कंपेयर करूँ तो मैं एन टाइप में मुझे ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, जहाँ पे मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली वहाँ पे ज़्यादा करंट होगा एज कम्पेयर टू होल्स। क्योंकि देखने की बात तो यही ना, असल में करंट कंडक्ट तो इलेक्ट्रॉन ही करा रहे हैं, होल्स भी करवा रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे माइनॉरिटी में हो गए ना। सो पीएन जंक्शन आता है नेक्स्ट हमारे पास। पीएन जंक्शन में क्या है, देखो पीएन जंक्शन में क्या है, पीएन जंक्शन बेसिकली बनता है जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पी टाइप और एन टाइप थे उनको जोड़ के ही आपका पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन जब बनता है ना तो क्या होता है, मान लो ये है, ये मेरा इस साइड मेरा पी है, इस साइड मेरा एन है। पी साइड पे होल्स ज़्यादा है, एन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर जाएंगे और होल्स जो हैं वो इधर जाएंगे। और एक तरीके से पता है क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा, आपको दिखाती हूँ। पीएन जंक्शन पे पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहाँ पे, होल्स यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे होल्स आ रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के जा रहे थे एन टाइप से, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। एक तरीके से ना यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी को ही हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये इसका खुद का पोटेंशियल बन गया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये रोकेगी अब और कैरियर्स को इधर से उधर मूव करने में, जिसकी वजह से एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगी, जहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे शेड करके। ये डिप्लीशन रीजन जो है अलाउ नहीं करेगी कि अब और भी कोई चार्ज कैरियर्स आए, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे, और जितना ज़्यादा मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा मेरा ये डिप्लीशन रीजन भी बढ़ता जाएगा, यानी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा इधर से उधर जाने में। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होगी नियर द जंक्शन और डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, जहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर्स अलाउड नहीं होगा। एक बिल्ट इन पोटेंशियल बन जाएगी, उसकी खुद की पोटेंशियल बन जाएगी। वो क्यों बने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव को अलग होने की वजह से, जिससे फर्दर डिफ्यूजन को ये प्रिवेंट करेगा। आपका सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जो कि पीएन जंक्शन से ही बनता है। यहाँ पर बेसिकली पीएन जंक्शन को हम ज्वाइन कर देते हैं अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज पे, है ना, बैटरी से हम ज्वाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है, करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाउ करता है ये जाने को। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे थे, अभी मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, उसमें तो करंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं कि हमारा करंट एक डायरेक्शन में जाए, जिस वजह से हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिल सके। अब यहाँ पर ना हम फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैंने फॉरवर्ड बायस करा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब जब मैंने पीएन जंक्शन में पी टाइप को जब मैंने पॉजिटिव से ज्वाइन कर दिया और एन टाइप को मैंने नेगेटिव से, तो मैं बोलूँगी मैंने इसे फॉरवर्ड बायस किया। अब अगर मैंने इसे नेगेटिव से कर दिया और इसे पॉजिटिव से कर दिया तो मैं बोलूँगी मैंने रिवर्स बायस कर दिया। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, इसमें क्या होगा, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कर दिया। अब क्या होगा, देखो पी और एन था, यहाँ पे आपकी डिप्लीशन रीजन थी, है ना। अब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। पी पे आपका नेगेटिव साइड थी यहाँ पर, और एन पे आपकी पॉजिटिव साइड थी, ठीक है। अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया पॉजिटिव से, इसको ज्वाइन कर दिया आपने नेगेटिव से, है ना। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव से ही इधर बैलेंस हो जाएगा। अब इसको ना एक तरीके से स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब ये चाहता ही नहीं है उधर से उधर जाना, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है ना, ये इससे बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी ना यहाँ पे, वो वीक हो जाएगी, काफ़ी वीक हो जाएगी। तो फिर आपका डिप्लीशन रीजन भी कम हो जाएगा, आपका बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल का बिल्ट इन जो पोटेंशियल था वो भी कम हो जाएगा, और डिप्लीशन रीजन मान लो पहले इतनी थी तो अब इतनी सी रह जाएगी, वो और थिन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी कम हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो रही है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे वो नीचे वोल्टेज सेट अटैच हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ऑपोजिट पे अटैच हुए ना। पी साइड जब मैंने पॉजिटिव पे अटैच की, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज था, एन साइड जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने नेगेटिव से अटैच कर दी। इससे क्या होगा, करंट जो होगा ना वो एकदम से इंक्रीज करेगा रैपिडली आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज
यानी कि जो मेरी बिल्ट इन पोटेंशियल थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल बिल्ट करा था, मान लो वो 2 वोल्ट था, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 2 वोल्ट थ्रेशोल्ड हो गया। एग्जाम्पल है बिल्कुल 2 वोल्ट। जैसे ही मैं मेरी इस बैटरी को 2 वोल्ट पे ले जाऊंगी, वैसे ही एकदम से करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इसको बिल्कुल छोटा सा कर देगा और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और एक तरीके से करंट इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज सबकी अलग अलग है, जैसे सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट होती है, जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट होती है। अब यहाँ पे अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूँ तो इसमें मैं पी साइड को नेगेटिव से अटैच कर रही हूँ और एन को पॉजिटिव से अटैच कर रही हूँ। पी साइड पे मेरा नेगेटिव चार्ज था, जिसको मैंने नेगेटिव से ही अटैच कर दिया, और एन साइड पे मेरा पॉजिटिव चार्ज था, जिसको मैंने पॉजिटिव से ही अटैच कर दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर आपका नेगेटिव इधर नेगेटिव पे तो नहीं जाना चाहता, अब वो और कोशिश करेगा इधर जाने की। आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इंक्रीज करेगी, आपका बैरियर पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत ही कम करंट जो होगा वो फ्लो कर पाएगा। इसीलिए इसी को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ आता है, ये है आपका आई और ये है आपका वी, है ना। यहाँ पे पहले ये फॉरवर्ड बायस का है एंड ये आपका एक तरीके से रिवर्स बायस का है। रिवर्स बायस बहुत कम होता है, इसलिए रिवर्स बायस में मैं माइक्रो एम्पियर दिखाया है, यहाँ पे मिली एम्पियर, इसलिए फॉरवर्ड बायस में आपका करंट ज़्यादा है, रिवर्स में कम है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 0 था, जैसे ही थ्रेशोल्ड आया यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल कम ही करंट होगा, क्योंकि देखो बिल्कुल थोड़ा सा तो आ रहा है, बहुत थोड़ा सा करंट होता है, ये ऑलमोस्ट 0 होता अगर मैं मिली एम्पियर पे दिखाती, तो माइक्रो एम्पियर पे दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो करेगा। वो यहाँ पे एकदम से सैचुरेशन करंट पता है कब आएगा, जब जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि जब आपका ये ब्रेक डाउन ही हो जाएगा, टूट ही जाएगा, कोई वोल्टेज नहीं लगेगी, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपका, उसे हम जीनर ब्रेक डाउन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जीनर ब्रेक डाउन पे आपका बिल्कुल टूट जाएगा, आपके एकदम से सारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके कर रहा था सैचुरेशन करंट, यहाँ पे टूटने के बाद ये करता है। तो फॉरवर्ड बायस आपका अच्छा है, रिवर्स बायस खराब है। बैरियर पोटेंशियल लगभग आपका 0.1 से 0.3 वोल्ट हो जाता है। अब डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह, जो अभी हमने डायोड पढ़ा सेमीकंडक्टर डायोड, इसको हम रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा ना, एसी को हम डीसी में जब कन्वर्ट करना चाहते हैं, एसी जो होता है जो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा होता है, यानी इस तरीके से, और डीसी जो आता है आपका वो कॉन्स्टेंट होता है, एक डायरेक्शन के अंदर होता है। तो जब मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। कैसे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं एक ही डायोड को यूज़ करती हूँ, उसमें मैं पता है क्या करती हूँ, वो क्या करता है, सिर्फ 1/2 साइकिल, जब मान लो ये मेरा एसी है, ठीक है, जब मेरा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जब मेरा ये पॉजिटिव वाला चल रहा था ना साइकिल, तब तो मेरा जो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी वो करंट को कंडक्ट करेगा। जैसे ही नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती है, जैसी डायरेक्शन चेंज हुई उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव जो था वो चेंज हो गया इस तरीके से। और आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे चेंज होता है, आपको पता है क्या हो जाता है, रिवर्स बायस्ड हो जाता है डायोड। रिवर्स बायस हो गया तो आपका कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से आपकी डीसी आउटपुट पता है कैसी आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी डीसी आउटपुट, यानी बीच की जो नेगेटिव साइकिल है वो गायब हो जाएगी, आपका एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक पॉजिटिव वाला आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि जैसी नेगेटिव डायरेक्शन चेंज होएगी उसकी, वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी रिवर्स बायस्ड, कोई करंट नहीं कंडक्ट करेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी आपकी, एसी जो एसी से डीसी में जा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी मेरी बिल्कुल सेम रहेगी, बट बेसिकली हुआ क्या, आपकी एक ही डायरेक्शन को इसने कंडक्ट किया, दूसरी को किया ही नहीं कंडक्ट, तो आपका इस तरीके से आ जाता है। पर इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत ही पुअर आउटपुट है, आधा तो गायब ही हो गई ना अपनी आउटपुट, आधी आउटपुट, कितना लॉस हुआ, आधा आउटपुट ही कम हो गया। लार्ज रिपल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
अगर मैं बात करती हूँ फुल वेव रेक्टिफायर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 डायोड्स का यूज़ करते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास। 2 डायोड्स को हम यूज़ करते हैं, एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं, या फिर हम 4 डायोड्स का एक ब्रिज वाला भी, 2 तरीके के होते हैं, 4 डायोड्स का ब्रिज वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों बोथ हाफ साइकिल्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं। एक को तो ऐसे ही रखते हैं, दूसरे वाले की हम डायरेक्शन चेंज करके ऐसे कर देते हैं। तो इसमें आपकी कुछ डीसी आउटपुट इस तरीके से आती है। अगर आपकी एसी आउटपुट मान लो ये थी ना, तो आपकी डीसी आउटपुट यहाँ पर कुछ इस तरीके से आती है ना, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो उसमें अगर ऐसी थी तो आपकी डीसी करंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। आई होप इट्स क्लियर। और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपने दोनों साइकिल्स को यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम थी हाफ वेव में, फुल में आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। एसी में अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी तो फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करके जो डीसी बना उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी बहुत ही हायर एफिशिएंसी है और बहुत ही कम रिपल है और बहुत अच्छी डीसी आउटपुट आती है। क्योंकि डीसी आउटपुट अच्छी क्यों है, क्योंकि हमने दोनों साइकिल्स को यूज़ किया, एक को गायब नहीं किया। एक को गायब कर देते तो हमारी आउटपुट बहुत पुअर थी। अब यहाँ पे आपकी जो डीसी आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल पल्सेटिंग तो है, उसको भी हम ठीक कर देते हैं। पल्सेटिंग यानी कि स्टिल हमारी ऐसे ऐसे आ रही है ना, एक कांस्टेंट तो नहीं आ रही अभी भी, पल्सेटिंग तो है। क्योंकि उसको हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर्स की मदद से। तो कैपेसिटर्स जो हैं उस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, यानी सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, जब हमने टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डिप्लीशन रीजन के पास जो है वो कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में क्या था कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, पी टाइप में होल्स हैं। फॉरवर्ड बायस में बहुत ही कम रेजिस्टेंस थी और रिवर्स बायस में आपकी हाई रेजिस्टेंस थी। ठीक है, फॉरवर्ड में आपका करंट कंडक्ट हो रहा था, यहाँ पे आपका करंट कंडक्ट नहीं हो रहा था। सिलिकॉन जो है आपका वो प्रेफर करते हैं हम जर्मेनियम के ऊपर, क्योंकि उसका लोअर लीकेज करंट होता है। हम सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका लीकेज करंट बहुत ही कम होता है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, उसके हमने एक पॉइंट था यहाँ पर ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अ डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस, एक डायोड जो है वो कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में और ब्लॉक करता है रिवर्स बायस में। बिकॉज फॉरवर्ड बायस जो है वो पोटेंशियल बैरियर को कम कर देता है और रिवर्स बायस जो है वो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है ना। ये बात हमें समझ में आती है बिल्कुल अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये समझ में आता है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, बस अब इतना तो आपका था बोर्ड्स के लिए। नीट के लिए जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, लॉजिक गेट्स है, एलईडी है, सोलर सेल, देर आर सम फ्यू टॉपिक्स जो नीट के लिए एक्स्ट्रा हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जस्ट फॉर द नीट एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो दैट्स इट, अगर नीट के लिए कर रहे हो तो वो वाली वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।